जी, ब्रेक से आ गए वापस। आपको कहेंगे एक बार फिर से वेलकम बैक एंड सुबह बखैर। और बात करेंगे कि भाई पाकिस्तान में मर्दों और ख़वातीन में आजकल बाल झड़ने की जो प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा कॉमन होती जा रही है और बढ़ती जा रही है। कभी ग़िज़ाई कमी इसको कहते हैं, उसकी वजह से बाल झड़ते हैं, कभी कहते हैं कि हार्मोनल प्रॉब्लम है, कभी कहते हैं कि जहनी दबाव है, एंजाइटी है, बालों के झड़ने की बहुत सारी मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं। लेकिन असल वजह क्या है? कभी ये भी सुनने में आता है कि मौसम चेंज होता है तो हर कोई ये कंप्लेन कर रहा होता है कि बाल जो है हमारे झड़ रहे हैं। लेकिन खुशआइंद बात यह है कि जदीद साइंस ने अब इतनी तरक्की कर ली है, टेक्नोलॉजी ने, कि आपके जो बाल झड़ रहे हैं उससे आप निजात हासिल कर सकते हैं। जो आपके बाल जो हैं उनको रीग्रोथ हो सकती है और साथ साथ उनको नई ज़िंदगी के साथ साथ अच्छे और हेल्दी बाल जो हैं आप हासिल कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे कि बाल झड़ने की असल वजूहात क्या है, इन पे किस तरह कंट्रोल किया जा सकता है। उसके साथ साथ जो जदीद डर्माटोलॉजी है उसमें जो तरीका इलाज आ गए हैं, जिसमें हम कहते हैं PRP करवा लें या GFSC और एक्सोसोम थेरेपी, ये नाम अब कोई जो है हमारे से दूर नहीं रहा, काफ़ी कॉमन होता जा रहा है। इसका कितनी कारकर्दगी है, किस तरह हमारे बालों के लिए काम करता है और कितना हेल्पफुल है, सब पे हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब डॉक्टर बिलाल शम्स साहब, डर्माटोलॉजिस्ट हैं। हमेशा जब भी आते हैं प्रोग्राम में कोशिश करते हैं कि हमें वो बातें बता के जाएँ जो हमारे लिए यूज़फुल हो और ख़ास तौर से वो तरीका इलाज जो आजकल ज़्यादा कॉमन है। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर बिलाल, कैसे हैं आप? सुबह खैर। वालेकुम अस्सलाम मानूर, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। और पहले तो डॉक्टर बिलाल यहीं से बात शुरू करते हैं कि जब मैंने पाकिस्तान का नाम लिया और ये कहा कि भाई बालों के झड़ने की शरह जो है उसमें इजाफा होता जा रहा है, तो मुझे ये हुआ कहीं ऐसा तो नहीं, ये मौसम जो है, हर तरह का मौसम हम देखते हैं तो हर मौसम में जो है बाल कुछ और ही शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, कभी स्टैटिक हो जाते हैं, कभी झड़ने लग जाते हैं, कभी बालों में डैंड्रफ बहुत ज्यादा हो जाती है, तो क्या वजह है इसकी? जी मानूर, ये मल्टी फैक्टोरियल है जो हेयर फॉल है। हम्म। आपने खुद भी जिक्र किया इसका काफी तफसील से, तो मेरे लिए बड़ी आसानी हो गई। बहुत शुक्रिया। बहुत सारी वजूहत हैं हेयर फॉल के, लेकिन जो सबसे कॉमन वजह है जिसको हम कहते हैं एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया, जिसमें एंड्रोजेंस और जेनेटिक फैक्टर का एक बड़ा बड़ा रोल है। ओके। एंड्रोजेंस बेसिकली मेल हार्मोन्स को कहते हैं, जो कि मेल्स में ज्यादा पाए जाते हैं, फीमेल्स में भी पाए जाते हैं। तो ये एंड्रोजन इंड्यूस्ड हेयर फॉल होता ये है कि एंड्रोजन्स की या जो मेल हार्मोन्स की जो सेंसिटिविटी जो रिसेप्टर सेल्स है उसके ऊपर बढ़ जाती है। यानी जब आप टेस्ट इवन कराते हो, अक्सर खवातीन को हम कहते हैं कि आपके बाल, या मर्दों को ये कहते हैं कि आपके बाल एंड्रोजन्स की वजह से गिर रहे हैं। तो हम्म। जब टेस्ट कराते, अमूमन टेस्ट में रिजल्ट्स, ये जो लेवल्स है वो नॉर्मल आ जाते हैं, लेकिन उनका असर हम्म। बढ़ जाता है। तो उसकी वजह से बाल झड़ते हैं सर के ऊपर। और कभी कभार खवातीन में ये बाकी डिजीज के साथ भी इसका एसोसिएशन है, जैसे चेहरे पर बाल आना या फिर वजन बढ़ना, ये सारी चीजें जिसको हम कहते हैं ना पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, जी। खवातीन में उनका ये हिस्सा हो सकता है। तो हम्म। मर्दों और खवातीन दोनों में बड़ा रीजन जो है ना वो एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया या हार्मोन इंड्यूस्ड हेयर फॉल। ठीक है, आपने बहुत अच्छे से बताया डॉक्टर बिलाल। ये टेस्ट हमें तो नहीं पता कि इतना कॉमन ये बात है ही नहीं कि कभी आपके बाल झड़ रहे हो, कोई प्रॉब्लम हो तो हम तो फ़ौरन कोशिश करते हैं कोई हेयर ऑयल जो है उसको इस्तेमाल करने लग जाएं या कोई मेडिसिन ऐसी ले लें, या बायोटिन इतनी कॉमन हो गई है। तो ये टेस्ट जो है कौन सा टेस्ट होता है और क्या आप डॉक्टर यही मशवरा देते हैं फौरी कि अगर आपके बाल गिर रहे हैं, झड़ रहे हैं, तो आप ये इस तरह आप बायोटिन ना लें या फिर तेल ना लगाएं और पहले टेस्ट कराएं? देखें मानूर, ये जो आपका ट्रीटिंग फिजिशियन है या डर्मेटोलॉजिस्ट है, हम्म। वो आपको बता देता है, क्योंकि केस टू केस वेरिएशन होती है। अब हेयर फॉल का ताल्लुक जो है ना वो खून की कमी के साथ भी एसोसिएटेड है। जी। जी। जिसमें कुछ ऐसे टेस्ट अगर वो क्लिनिकली ये सस्पेक्ट करे कि आप में खून की कमी है, जिसमें बाकी अलामात भी नजर आ रहे होते हैं, हम्म। या फिर कोई विटामिन की डेफिशिएंसी है, या कोई और रीजंस हैं, कोई इनटेक कम है, या इवन ये देखने में आया मानूर कि कुछ मर्द और खवातीन वो खुद अपने बाल नोचते हैं, जिसको हम कहते हैं ना ट्राइकोटिलोमीनिया, हम्म। जिसमें मरीज अपने बाल खुद खींच रहा होता है। बच्चों में भी, बड़ों में भी। ठीक है। वो एक स्ट्रेस की बड़ी वजह वजह है। मर्द जो है ना कभी दाढ़ी के बाल, कभी मूंछों के बाल, कभी भुवों के बाल, खवातीन जो है ना वो भुवों के बाल और सर के बाल नोच रहे होते हैं। अमूमन जिसमें जो डोमिनेंट हैंड है
जी। यानी अगर राइट साइडेड पर्सन है तो वो राइट साइड के बाल नोचता है, और लेफ्ट साइडेड अगर उसका डोमिनेंट हैंड है तो लेफ्ट साइड के बाल हम्म। इजीली जो एक्सेसिबल एरियाज हैं वहां के बाल नोचते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि ये मल्टी फैक्टोरियल है, और आप ये नहीं कह सकते कि बस फलाने टेस्ट जो है ना वो सब करा ले। ठीक है, ये ये केस टू केस केस टू वेरिएशन है। केस। जी। जी, बहुत अच्छी आपने बात की। डॉक्टर बिलाल, ये बताइए कि आप जब भी आते हैं, हम अब बात करते हैं आपसे, पीआरपी की भी हमने बात की, जीएफसी की बात की, ये एक्सोसोम के बारे में बताइए, कितनी कारआमद है, कितनी यूजफुल है? आपके अगर बाल गिर रहे हैं, कोई ट्रीटमेंट आपने लेनी है, तो एक्सोसोम बेस्ट है क्या, और ये किस तरह होती है? जी मानूर, ये एक लेटेस्ट ट्रीटमेंट मॉडलिटी है हेयर फॉल के अंदर। पहले बाकी ट्रीटमेंट ऑप्शंस होते थे जिसमें पीआरपी, पीआरजीएफ वगैरह वगैरह, वो थोड़ा सा आप यूं कह ले सादा जुबान में कि एक स्लो प्रोसेस था। जी। एक्सोसोम्स उससे एक इनोवेटिव, एक नया ट्रीटमेंट ऑप्शन है जिसमें छोटे सब सेलुलर पार्टिकल्स, नैनो पार्टिकल्स जो सेल से ही डिराइव्ड है, जिसका काम बेसिकली सेल्स के दरमियान कम्युनिकेशन है। तो ठीक है। वो एक लेटेस्ट आप उम्मीद की किरण आप कह सकते हैं। उसमें होता यह है कि डायरेक्टली एक मैसेज चला जाता है रीजनरेटिव मेडिसिन में। अगर आप हेयर ग्रोथ में यूज करना चाह रहे हैं, अगर आप स्किन रिजुविनेशन में आप यूज करना चाह रहे हैं, तो जो आपका मकसद है ना वो एक डायरेक्टली डिलीवर्ड एक मैसेज के थ्रू, एक सब सेलुलर पार्टिकल के थ्रू आप उस सेल को डिलीवर करते हैं जहां पे आप काम करना चाह रहे हैं। सपोज आप जी। हेयर ग्रोथ चाह रहे हैं, तो अगर आपका टारगेट हेयर ग्रोथ है तो एक्सोसोम डायरेक्टली आप उन सेल्स के अंदर जो कमजोर हैं, जो हेयर फॉल वाले पेशेंट्स में, वो आप उसमें इंजेक्ट करते हो, और वो मकसद आपका अचीव हो जाता है। ठीक है। इसमें फायदा ये है कि इसमें सेशंस बड़े कम होते हैं एज कंपेयर टू पीआरपी। पीआरपी में आप महीने में एक बार या दो बार पीआरपी के सेशंस करा रहे होते थे, आप टेस्ट करा रहे होते थे। कभी आपके प्लेटलेट्स जो है ना वो नॉर्मल नहीं होते, या कुछ मरीज एंटी प्लेटलेट मेडिकेशन पे होते हैं, जी। क्योंकि पीआरपी ना वो प्लेटलेट सेल से डिराइव्ड एक चीज है। तो अगर प्लेटलेट नॉर्मल होंगे तो अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, जबकि एक्सोसोम के अंदर ऐसी कोई बात नहीं है। वो आपके सेल्स के ऊपर डिपेंडेंट है ही नहीं, वो पहले से रेडी टू यूज एक एक इंजेक्शन है, एक सोल्यूशन है आपके लिए। वो आपने इंजेक्ट किया और आपके मकासद हासिल हो गए। अमूमन ये कॉम्बिनेशन थेरेपी में बहुत इफेक्टिव है। आपने बहुत अच्छे से समझाया है। थोड़ा सा हमारे नाज़रीन जानना चाहेंगे कि इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं है, और अगर हैं तो क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं? मानूर, ये बहुत जरूरी सवाल है। लोग मुझसे पूछ रहे होते हैं कि डॉक्टर साहब हम एक मसला हल करना चाह रहे हैं, कहीं कोई दूसरी बीमारी ना लग जाए। एग्जैक्टली। तो उसमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक्सोसोम के बहुत सारे वेरिएंट्स हैं, जिसमें एनिमल डिराइव्ड, जिसमें प्लांट डिराइव्ड और जेनेटिकली इंजीनियर्ड। ये मुख्तलिफ किस्में। जी। अमूमन देखा गया है कि जो प्लांट डिराइव्ड एक्सोसोम्स है उसमें लेस इम्यूनोजेनिक पोटेंशियल या बीमारी फैलाने का या एलर्जिक रिएक्शंस का जो एक रिस्क है उसमें कम से कम ऑलमोस्ट न होने के बराबर है। तो मैं प्रेफर करता हूं अमूमन अपने पेशेंट्स में प्लांट डिराइव्ड एक्सोसोम्स। जी। चलें, ये तो बहुत अच्छी बात है, आपने बता दिया इसके बारे में, क्योंकि लोग यही सोचते हैं कि साइड इफ़ेक्ट्स ना हो। फिर पीआरपी पहले आप बताते थे कि बहुत अच्छा है, लेकिन अब ये जल्दी आपके लिए काम करता है। एक्सोसोम जो थेरेपी है, ये ओवरऑल आप करवा सकते हैं। हमारे नाज़रीन को ये बताएं कि आप पैगाम दइए कि बाल झड़ने का जो मसला है, जिसको हम ऐसे ही ले लेते हैं कि भाई मैंने यही बताया था ना आपको, हेयर ऑयल लगा लिया या बायोटिन खा ली, कोई भी मल्टी वाइटामिन ले लिए, तो कितना इसको सीरियस लेना चाहिए? देखिए, खुद से तो बायोटिन खाना शुरू करना बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है, क्योंकि अमूमन ये जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस है ना, ये पीआरपी, ये एक्सोसोम्स, ये अमूमन खुशहाल लोग, आसूदा लोग कराते हैं, जो अफोर्डिंग होते हैं। बिल्कुल। उन लोगों में विटामिन की डिफिशियंसीज बहुत कम देखने में आती हैं, क्योंकि उनका खुराक अमूमन बैलेंस डाइट होता है। उसमें आपका प्रोटीन इंटेक, आपके विटामिन्स, आपके एसेंशियल जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, क्योंकि वो फ्रूट भी ले रहे होते हैं, वो जो है ना सब्जियां भी ले रहे होते हैं, वो ड्राई फ्रूट्स, वो प्रोटीन इंटेक पूरा ले रहे होते हैं, तो उनमें
विटामिन की डिफिशियंसीज या बायोटिन की डिफिशियंसीज बहुत कम देखने में आती है, अनलेस एंड अनटिल के कोई जेनेटिक रीजन ना हो या एब्जॉर्प्शन का कोई इशू ना हो। तो खुद से इतनी ज्यादा इनटेक मल्टीविटामिन्स की या बायोटिन वगैरह की ये मुनासिब नहीं, अनलेस एंड अनटिल कि आपका डॉक्टर आपको एडवाइस ना करे, वो कुछ क्लिनिकल साइंस ना देखे, यानी वो अलामात जो विटामिन की डेफिशिएंसीज को शो करते हैं, मसलन आपके होंठों के आसपास का रैश, आपकी जुबान का बाल्ड हो जाना, रेड जी स्ट्रॉबेरी जी। टंग हो जाना, बहुत सारी हेयर फॉल के अलावा स्किन चेंजेस, म्यूकोजल चेंजेस, बहुत सारी चेंजेस होती है। उससे डॉक्टर सस्पेक्ट कर रहा होता है कि इस पेशेंट के अंदर जो है ना विटामिन की डेफिशिएंसी, और मैंने इसको करेक्ट करना है। तो सही। खुद से नहीं करना, आपने डॉक्टर की एडवाइस करना है। सही। बहुत शुक्रिया डॉक्टर बिलाल शम्स हमारे साथ थे। डर्माटोलॉजी में जितने जदीद तरीके इलाज आ रहे हैं उतने ही जो है हम लोग कॉन्शियस हो गए, लेकिन कहना यही था डॉक्टर साहब का कि आप जब भी कोई भी तरीका इलाज इख्तियार करें तो उसके लिए पहले ज़रूरी है कि आप डॉक्टर से जाके मशवरा ज़रूर करें। और हमारी भी यही कोशिश होती है कि आपको जब भी किसी चीज़ के लिए गाइड करें और बताएं और किसी भी डॉक्टर को बुलाएं तो आपको यही कहें कि अपनी सेहत का आपने पहले खुद ख्याल रखना है। और किस तरह रखना है कि इसके बारे में पहले अवेयरनेस होनी चाहिए कि आपने पहला स्टेप क्या लेना है। पहला स्टेप यही कि किसी माहिर से मशवरा करें। और यहाँ पे आपको कहेंगे कि अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। हैव अ ग्रेट डे। अल्लाह हाफिज़।